अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास का मैथ है और यहाँ पे टॉपिक नंबर हमारा 6.2 यानी कि एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस और एमसीक्यूज आनी होती हैं, तो अगर आप इनको रीड करेंगे देन ही आपकी एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट पे आप लोगों को बताने लगे हैं कि आपने ये जो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में प्रीवियस पढ़ा है 6.1 में, जिसमें आपको प्रॉपर बताया गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री की होती है। उसी को भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने लगे हैं। द फंक्शन दैट आर रिलेट एंगल्स टू साइड, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका रिलेशन बताता है किस किस का, एंगल का और साइड का, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन है और वो कौन कौन से होते हैं। वो होता है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अच्छा, अगर ये पूरे नाम साइन, कोसाइन और टेंजेंट आप नहीं बोलना चाहते तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम टीचर्स जो है वो इस तरह पढ़ते हैं, साइन, कॉस और टेन। क्योंकि बच्चों को जो है ना वो ज्यादा लंबे लंबे नाम याद नहीं होते, तो इसलिए फिर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि आपने क्या लिखना है, साइन, कॉस और टेन। इसके बाद नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि ये जो साइन, कॉस और टेन है, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये कहाँ यूज होते हैं, हम क्यों ये मैथ में पढ़ रहे हैं, हमें प्लस माइनस तो आ गया तो बस बात खत्म, अब हम इनको क्यों याद करें। तो ऐसे नहीं है बेटा कि आपको प्लस माइनस आ गया तो बस बात खत्म। अगर आपने नेक्स्ट किसी जगह पे जाना है, जैसे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या कंप्यूटर वगैरह में आप आगे आईटी की फील्ड रखना चाहते हैं, तो उनमें फिर आपको इन फंक्शंस को बार बार यूज करना पड़ता है। देन अगर आपको ये आएंगे तो फिर ये आप यूज कर सकते हैं। वो बता रहे हैं, ये देखो ये जो फंक्शंस है कहाँ कहाँ यूज होते हैं, यूज इन वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन सच एज फिजिक्स, स्पेशली वेव थ्योरी। अब फिजिक्स में भी साइंटिस्ट अगर तजर्बे करते हैं वेव के हवाले से, यानी कि पानी की जो वेव्स होती हैं या साउंड की वेव्स होती हैं, तो उस थ्योरी में भी इनका यूज है साइन कॉस टेन का। एंड इंजीनियरिंग में यूज होता है क्योंकि आपने एंगल मेजर करके मेजरमेंट के हिसाब से चीजें लेनी होती हैं। जारी बात है, अगर आपने हाइट मेजर करनी है, अगर आपने कोई चीज बनानी है तो आप उसको हाइट मेजर करने के लिए, आपको अगर किसी ब्रिज की हाइट मेजर करनी है या लेंथ मेजर करनी है, उस सारे में ये भी यूज होते हैं। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, और अगर आपने कंप्यूटर के हवाले से काम करना है कंप्यूटर के ऊपर, तो वो तस्वीरें वगैरह बनाने में भी ये यूज होते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो शुरू से करवाया गया है, समझाया गया सिर्फ इतना कि ये जो एंगल्स हैं उनको मेजर करने के लिए तीन फंक्शंस है, साइन, कॉस और टेन। इसके बाद इनके आगे मतलब बहन भाई भी हैं कुछ ऐसे जो कि इन्हीं का उल्टा है। साइन का उल्ट कोसाइन होता है, कॉस का उल्ट सिकेट होगा और टेन का कॉट। ये इनके नाम है। ठीक है, अगर इनके आपको नाम आते होंगे देन आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकेंगे। ये नाम अब मैंने जो लिए हैं ये आगे आ जाएंगे, फिर आपको इनकी ज्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद वो बता रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइन। हिस्ट्री का मतलब क्या होगा कि आपने साइन के हवाले से क्या क्या कुछ पढ़ना है, वो हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, साइन की, कोसाइन की और टेंजेंट की हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का मतलब होता है प्रीवियस कहाँ से ये शुरू हुई थी, किस किसने इसको बनाया था। तो ये है हमारे पास, ये वर्ड बहुत अजीब है, हिप्पार्चियस ऑफ निकाई। ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसको इन्वेंट किया था। इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का फादर था। ही वाज द फर्स्ट टू कंपाइल अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। किसके हवाले से, एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, यानी कि माहिर फल्कियात, आपने तारे तारे मौसम के वाले से जो कुछ भी पढ़ना उसमें। यूजिंग दी कॉर्ड फंक्शंस। कॉर्ड फंक्शंस किसे हम कहते हैं, वो जो आपने साइन कॉस टेन के वाले से पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका बता रहे हैं इसने क्या क्या किया। इसने 360 को डिवाइड किया डिग्रीज को, यानी कि जो आपने पढ़ लिया था 360 डिग्री किसे कहते हैं, जब इस तरह से आप जो है ना वो फुल रोटेशन की बात करते हैं। ये 0 होता है, 90, ये क्या होगा जी, ये 270 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये 180, वो 270, 180, 270 एंड 360। ठीक है, अब ये सारी जो रोटेशन होती है, पूरी एक रोटेशन जो 0 से शुरू होती है और घूम के दोबारा इधर आएगी, इसका मतलब है ये फुल रोटेशन है जिसे हम 360 या फिर 2 पाई कहते हैं। इसके बारे में जो है ना सारी स्टडीज ने की है, तो ये यहाँ पे वो बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट उसने एक इस्लामिक साइंसदान का नाम लेना है, क्योंकि उसने बता दिया इन इस्लामिक गोल्डन एज, यानी कि जब मुसलमानों का दौर आ गया था, मुसलमानों ने भी आगे मैथ में जो है ना वो मजीद तरक्कियां की थी, इजादात की थी, तब क्या हुआ था
ये एक साइंसदान है जी अल-बतानी, आपने इसका नाम सुना भी होगा, सिर्फ बटानी भी लोग पढ़ते हैं, बतानी भी पढ़ते हैं, जो भी आप लोग प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। इसके बाद उसने क्या किया, उसने भी क्वाड फंक्शन को ही रिप्लेस किया है विद मॉडर्न साइन फंक्शंस एंड कैलकुलेटेड टेबल्स, यानी कि अब उसने नए टेबल्स बनाए हैं, नए फंक्शंस इजाद किए हैं ऑफ साइन एंड टेन। तो ये आपके एमसीक्यूज कुछ जा सकती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपके एमसीक्यूज में आ सकती है, डेट ऑफ डेथ, ऊपर वाले की भी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और अल ख्वारिज़मी की भी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। ये आपने साथ साथ याद कर लेनी है, ये आपने साथ साथ याद कर लेनी है। अल ख्वारिज़मी के बारे में बता रहे हैं, आपने सुना होगा, इसको हम अलजबरा का फादर कहते हैं, और यहाँ पे वो बता रहे हैं नोन एज हिज वर्क इन अलजबरा, इसका अलजबरा में काम था और इसको अलजबरा का फादर बोला जाता है। एंड उमर ख़याम, ये भी एक साइंसदान थे, जो कि आपने ये इसके साथ डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी याद कर लेनी है। वर्क ऑन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, इसने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम किया, विच हैज एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमी, ये भी एस्ट्रोनॉमी के अंदर है, ऊपर वाला भी एस्ट्रोनॉमी के लिए था, ये भी एस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है। इसाक न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता है, इसाक न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता, आजकल तो हर किसी को पता है। न्यूटन के 3 लॉ आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, न्यूटन के बारे में काफी आपने स्टडी कर लिया हुआ है, और जो लोग जो है ना वो ज्यादातर इसको इसाक न्यूटन नहीं सिर्फ न्यूटन कहते हैं, तो वैसे इसका फुल नेम इसाक न्यूटन है, ठीक है, इसाक न्यूटन। और इसने क्या किया है, इसने इसके साथ साथ एक और है, वो हमारे पास गॉटफ्रेड, इसका नाम भी इसी तरह का ही है, गॉटफ्रेड लिबनीज, और इसको लोग सिर्फ लिबनीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, गॉटफ्रेड विलियम लिबनीज, तो विलियम लिबनीज भी लोग पढ़ते हैं या सिर्फ लिबनीज, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 17वीं सेंचुरी के अंदर डेवलप किया था कैलकुलस को। कैलकुलस के बारे में अभी आपको नहीं पता, ये नेक्स्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद अगर आप एमएससी मैथ करते हैं या बीएस मैथ करते हैं, देन आपको जो है ना वो कैलकुलस पढ़ाई जाती है, विच फर्दर एक्सप्लेन द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस कैलकुलस में आपने ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही पढ़ना होता है, साइन कॉस टैन हो गया, या फिर आपके एलिप्स फंक्शन हो गए, या इसके अलावा दूसरे फंक्शन होते हैं, वो भी आप उनको समझ नहीं आनी, इसलिए उनको रहने दें। That beyond the geometry into the more subtract field of mathematics, तो इन्होंने आगे से इसकी सारी तरक्की के बारे में बताया, इसकी इजादात के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया। तो ये जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, ये थोड़ा सा आपको बताया हिस्ट्री के हवाले से, तो इसको आपने स्किप नहीं कर देना, ये समझ के कि ये गैर जरूरी है। आपकी काफी ज्यादा एमसीक्यूज और हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन जाए, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हिस्ट्री बताएं साइन कॉस टैन की, तो फिर आपने इन साइंसदानों के नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ और साथ बता देना कि कौन किसका फादर है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फादर है, अल ख्वारिज़मी को अलजबरा का फादर कहा जाता है, अल बटानी ने सिर्फ जो है वो इन्हीं की इजाद को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, साइन और टैन को, और इसके अलावा इसाक न्यूटन जो है इसने नेक्स्ट फर्दर जो है वो डेवलपमेंट की थी कैलकुलस में, ठीक है। तो ये साथ साथ आपने याद रखना है, इसने कैलकुलस में की थी, इसने भी लिबनीज ने भी कैलकुलस में ही की थी, तो इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ इनके काम भी किस किस में उन्होंने काम किया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया भी है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम कहाँ इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हैं। आपको पता होगा रेशियोज का मतलब क्या होता है, जब हमने किसी को चीज को डिवाइड में लिखना होता है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने ऊपर पढ़े हैं ना साइन कॉस टैन वाले, ये फंक्शन जो होते हैं ना ये डिवाइड में आगे इनका फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस या बेस ओवर हाइपोटेनस, तो वो इस वजह से इनको रेशियोज कहते हैं। अब आपको वो बता रहे हैं कि व्हेन वी, ये आपको मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती, सिर्फ इतना बता देती हूँ, कह रहे हैं कि अगर आपको कभी किसी रूलर से या किसी भी उससे मेजरिंग टेप वगैरह से आप किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे कि थिकनेस ऑफ बुक को, तो आप वो मेजर कर सकते हैं, या पेंसिल का डायमीटर हो गया, लेंथ हो गया, हाइट होगी किसी चेयर की, टेबल की, या डिमेंशन ऑफ क्लासरूम, ये सारा कुछ तो आप मेजरिंग टेप से या रूलर से कर सकते हैं। लेकिन असल मसला तब पेश आता है जब आपने किसी मुश्किल मतलब काम को करना है, जैसे डिफिकल्ट टू क्लेम अपॉन अ फ्लैग, अगर आपने किसी फ्लैग की हाइट मापनी है तो आप किसी फ्लैग के ऊपर चढ़ तो नहीं ना सकते, आपको पता है इतनी इतनी ऊंची फ्लैग लगे होते हैं। आप पोल टू मेजर इट्स हाइट, हाइट मापनी हो आपने और फ्लैग इतनी ऊंची लगे होते हैं, तो उसके लिए फिर आप उसको नीचे उतार के या खुद ऊपर चढ़ के तो उसकी मेजरमेंट नहीं करेंगे। आर टू मेजर द हाइट ऑफ कैलिप, अगर आपके पास कोई एक बड़ा सा ऊंचा सा मीनार है तो आपने उसको मेजर करना है, तो उसके लिए फिर आप मीनार के ऊपर चढ़ के तो अपनी जान खतरे में डाल के तो उसकी मेजरमेंट तो नहीं लेंगे, उसके लिए फिर ये जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होते हैं। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय इनडायरेक्ट मेजर विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो है वो इनडायरेक्टली हल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
इसके अलावा वो बता रहे हैं इसका, और इसके अलावा कहाँ का यूज है, सर्वे में, नेविगेशन में, इंजीनियरिंग में एंड मैनी अदर ब्रांचेस, और भी कई इसकी ब्रांचेस हैं जहाँ पे ये यूज होता है। तो आप लोगों ने 6 वाले चैप्टर को इस तरह नहीं समझ लेना कि ये सिर्फ आप लोग जो है बुक की रीडिंग कर रहे हैं, इसका कहीं यूज नहीं है। इसका साइन, कॉज और टैन का बहुत ज्यादा यूज है, और ये आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा जब आप हायर इंजीनियरिंग की फील्ड में या कहीं आईटी की फील्ड में जाएंगे, देन आपको इसकी समझ आएगी कि ये क्यों हम पढ़ रहे थे या इसका फायदा क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल मैंने आपको बता दिया था जिसमें एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन भी है, राइट एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री की होती है और एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। अब ये आप यहाँ से देख लें, यहाँ से इसकी स्टार्ट हो जाएगी। दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर अप्लाइड ऑन एक्यूट एंगल्स। अब ये जो रेशियोज हैं आपकी सारी साइन कॉस टैन को कह रहे हैं, वो एक्यूट एंगल पे अप्लाई होती हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, बट दी concept extend to angle greater than 90 degree and are widely used in many areas of mathematics, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि ये यूज तो होता है हमारे पास एक्यूट एंगल के लिए, लेकिन अब हम इसको यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, एंड वाइडली यूज इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, वो वही बात है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे फिगर को देखना पड़ेगा। फिगर से मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने कैसे इनको याद रखना है। फिगर आपके पास होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। यहाँ पे आपने याद रखना है थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, अमूद को, ठीक है। थीटा के सामने अमूद होगा और उसके बाद 90 डिग्री जहां पे भी लिखा होगा या इस तरह बना होगा, उसका मतलब है कि जहां पे 90 डिग्री है उसके सामने होगा हाइपोटेनस, ठीक है। उसको हम कहते हैं वित्तर। ये होता है अमूद, ये होता है वित्तर, और ये होता है कायदा। उर्दू मीडियम वालों को समझा रही है ताकि उनको भी समझ आ जाए साथ साथ ही। तो हमारे पास थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और उसके बाद हमारे पास 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। तो जो रह गया है वो हमारे पास बेस होगी, ठीक है। और इनके नाम आपने जरूर याद रखने हैं। अगर ये ए है तो ए के सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू ए होगी। अगर ये सी है तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू सी होगी। अगर ये बी है तो यहाँ पे बेस की वैल्यू बी होगी, ठीक है। ये सारा याद करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले आ रहे हैं, तो उनको याद करने में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। अब वो कैसे आपने याद करने हैं वो बारी बारी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी यहाँ पे है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या है जी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया था, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए। नेक्स्ट जब आपके क्वेश्चन होंगे तब आपको गिवन होगी वैल्यू, या तो 3 4 5 कुछ यहाँ पे लिखा होगा, 2 3 यहाँ पे, 4 5 यहाँ पे, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यहाँ इसको इस तरह याद कर ले, ए ओवर सी। ज्यादातर बच्चे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस को ही प्रेफर करते हैं। इसको प्रेफर करने का मतलब ये है कि आपको याद रहेगा कोई भी किसी भी तरह की ट्राइंगल हो, आपने फौरन परपेंडिकुलर को ढूंढना है और हाइपोटेनस को ढूंढना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो थीटा के सामने होता है, और हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 के सामने होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास बी है और हाइपोटेनस सी है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया बेस ओवर सी, यानी कि बी ओवर सी। इसके बाद आ जाता है टेन। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और टेन का आपको एक और चीज बता दूं, टेन हमारे पास होता है साइन ओवर कॉस। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस था और कॉस हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस था। तो ये दोनों नीचे वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर और नीचे आ जाएगा बेस, ठीक है। क्योंकि ये साइन ओवर कॉस है ना, तो अगर इन दोनों के हम डिवाइड करते हैं तो ये जो सेम सेम है ये कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका इसको याद करने का, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका होता है, आप इसको सिर्फ इस तरह याद कर लें कि पी ओवर एच है, ये बी ओवर एच है और ये पी ओवर बी है। शुरू शुरू वाले लेटर बच्चे सिर्फ देख लें तो उसके हेल्प हो जाती है याद करने में, ठीक है। पी ओवर एच, बी ओवर एच एंड पी ओवर बी। सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर आप करेंगे तो आपको जो है वो एक हिंट सी मिल जाएगी। इसके बाद कॉस थीटा है, तो ये उल्ट होता है, सॉरी कोसिकेंट थीटा है। कोसिकेंट थीटा उल्ट होता है साइन का। तो साइन का उल्ट कोसिकेंट है, तो इसका मतलब है इनको ऊपर नीचे कर दो, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्ट होता है सिकेंट, तो इनको ऊपर नीचे कर देते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। उसी तरह कॉट टैन का उल्ट होता है, तो बेस ऊपर चली जाएगी एंड परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये जो तीनों फंक्शन है ये इन्हीं का उल्ट है। आपने सिर्फ 1 ओवर में लिखना होता है। तो 1 ओवर का मतलब होता है इनको ऊपर नीचे कर दो।
ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, और उसी तरह ये भी ऊपर और ये नीचे। तो ये आपके सारे हो गए हैं फंक्शन आपको याद। अब इसके बाद आपने ये जो नोट लिखा हुआ है इसको याद करना। मैंने आपको बताया था ना कि साइन जो होता है उसी का उल्ट करें तो हमारे पास को साइन बनता है। तो यहाँ पे वो बता भी रहे हैं को साइन किसके इक्वल होता है, 1/sin के। उसी तरह हमारे पास कॉस यहाँ पे यूज होगा सिकेंड के साथ, सिकेंड इक्वल होगा 1/cos के, कॉट इक्वल होगा 1/tan के। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में ये जरूर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है हमारी, जिसमें स्टार्टिंग पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बताया जा रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि आपके पास ये जो नीचे उसने 3 फिगर्स बनाई हैं, इन तो तीनों फिगर्स के लिए आपने ये सारे फंक्शन फाइंड करने हैं। तो टोटल उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं एक एक ट्राइंगल के लिए। यानी कि इसके लिए भी इन 10 को हल करना है, इसके लिए भी इन 10 को ही हल करना है, और इसके लिए भी इन 10 को ही हल करना है। यानी कि एक ट्राइंगल के पहले 10 आंसर आएंगे, फिर अगली के भी 10 और उससे अगली के भी 10। तो जल्दी से इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 6.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहाँ पे भी बता दिया है। पहली फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है जो उसने बना के बताई थी आपको। तो फर्स्ट फिगर के हिसाब से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फिगर में आप लोगों को नजर क्या क्या चीजें आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास बी, ए, बी और सी। आपने ए की वैल्यू यहाँ पे देखनी है तो वो 4 आ रही है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 3 है। मैंने आपको बताया था ना ये एक दूसरे के सामने वाले के इक्वल होते हैं। तो ये है हमारे पास ए यहाँ पे, ये है हमारे पास बी और ये है हमारे पास सी। ठीक है, इनको इस तरह भी ए बी सी की तरह भी लोग याद करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आप लोगों ने देखना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस क्या क्या बनता है। तो मैंने आपको बताया था थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है 4, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है, बेसिक उन्होंने लिखा नहीं है, और लेकिन ये जो बना हुआ है वही बता रहा है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने क्या है बेस, और फाई के सामने तो यार बाद में बात करेंगे, वो जो बात होगी। फिलहाल आपको दो चीजें पता चल गई, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो रह गया है वो है हमारे पास बेस। तो यहाँ पे बेशक आप छोटा छोटा करके लिख भी लें। ये हमारे पास है हाइपोटेनस, मैं छोटा सा लिखती हूँ। ये है हमारे पास बेस, ये तो ऑलरेडी बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है बेस। और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे ये है परपेंडिकुलर। इसको मैं इसलिए छोटा लिख रही हूँ क्योंकि अभी फिलहाल ये मैं थीटा के लिहाज से बता रही हूँ। अगले क्वेश्चन जब फाई के लिहाज से आएंगे तब ये चेंज हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने बताया था आपको कि इनको छोटा छोटा करके मैंने लिखा है। अब आपका असल काम शुरू होगा। सबसे पहले आपने फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। आपने अभी अभी फॉर्मूला याद किया है। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और साथ में जो है हम यहाँ पे देखिए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जी 3 है, और ये हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, और हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है 5। ठीक है, तो हमने ऊपर से ही देख लेना है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर था, इसका मतलब है ये 4 हो गया, और नीचे हमारे पास जो है वो ये है 5। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5। तो साथ साथ ही आपने ध्यान रखना है जो जो चीज दी हुई है। और अगर आप इसको फुल नेम लिखना चाहते हैं तो आप फुल भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, वो स्पेलिंग काफी लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं ना शॉर्ट शॉर्ट करके आपको बता दिया था। परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जी 4, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5। तो ये मैं आपको फुल फॉर्म में भी लिख के बता देती हूँ, ताकि जो है ना जिन बच्चों ने फुल फॉर्म यूज करनी है वो फुल फॉर्म यूज कर लें। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ चुका है 4/5। उसके बाद आप लोगों ने cos थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आपको मैंने बताई थी ये वाली है बेस, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है जी, हाइपोटेनस है ये जो टेढ़ी सी लाइन है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम आराम से लिख लेंगे जो cos थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और बेस की वैल्यू हमारे पास है जी 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। कैसे आई है मैंने आपको बता दिया है। बेस हमारे पास ये वाली लाइन है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है जी ये वाली लाइन। ओके, तो वहां से देख के मैंने ये यहाँ पे राइट कर दिया है। इसके बाद आगे देखा जाए तो tan थीटा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे 4,
और बेस की वैल्यू है हमारे पास 3। मैंने यहाँ से देख लिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3 है। अगर यहाँ से नहीं देखना तो आप यहाँ से भी देख यहाँ से भी देख सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली लाइन होती है जो कि है 4 और बेस हमारे पास ये नीचे वाली लाइन है जो कि है 3। तो ये आपका आंसर आ चुका है 4/3 tan का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिकेंड थीटा। तो सिकेंड हमारे पास क्या होता है, कॉस का ही उल्ट होता है। तो कॉस की वैल्यू ऊपर आई है, उसी का हम उल्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉस का उल्ट है हाइपोटेनस ओवर बेस, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ये कॉस का उल्ट होता है, 1/cos करें तो सिकेंड आता है, तो इसलिए वैल्यू इसको उल्ट कर दिया है। अब इसके बाद उसके आ जाता है कोसिकेंड, तो वो साइन का उल्ट है। तो कोसिकेंड को भी हम उसी तरह करेंगे, ये हाइपोटेनस ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4। मैंने इसी का उल्ट किया है, साइन का उल्ट करके कॉस की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। तो ये एक दूसरे का उल्ट होते हैं, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है कॉट 5। तो ये अब आपका शुरू होने लगा है फाई का कंसेप्ट। यहाँ तक जो 5 आपने हल किए हैं ये सारे थे थीटा के लिहाज से। अब ये जो है ये फाई के लिहाज से है, तो हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस भी फाई के लिहाज से ही अब देखनी है, ठीक है। अब देखिए अगर 5 की बात की जाए तो 5 के सामने अब हमारे पास होगा परपेंडिकुलर। तो ये 5 है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री था तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, और ये है आपकी बेस। अब उल्टा काम है, ठीक है। अब उसी लिहाज से आपने सोच के जिसको लेके चलना है। ये 5 था, तो 5 के सामने ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और साथ में अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन ये बन गई है बेस। अब आपकी दो वैल्यूज चेंज हो गई हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया है, क्योंकि थीटा के सामने अगर 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने अगर परपेंडिकुलर है तो फाई के सामने भी तो परपेंडिकुलर ने होना है। तो इसलिए ये फाई था और इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 था, इसके सामने हाइपोटेनस, और ये जो रह गई है वो बेस, ठीक है। थोड़ा सा गौर किया करें, वीडियो को बेशक स्टॉप कर लिया करें ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि चीजों को समझे बगैर आप इनको हल नहीं कर सकते। तो cos फाई है, सॉरी cos नहीं, cot फाई है। तो cot फाई की बात की जाए तो cot फाई इक्वल होता है, परपेंडिकुलर होगा बेस ओवर हमारे पास परपेंडिकुलर। तो क्योंकि tan का आप लोगों को पता है ना, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो cot इसका उल्ट होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है cot किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस का उल्ट करें तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसी का मैंने यहाँ पे उल्ट करके लिख दिया है cot का, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्ट प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे आपने जब वैल्यू देखनी है तो ऊपर से देखेंगे तो बेस हमारे पास आ रही है 4 और परपेंडिकुलर आ रहा है 3। तो यहाँ से बेशक इसका उल्ट कर लो, 3 ऊपर और 4 नीचे, और बेशक आप वहां से देख लो तो वो भी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वहां से देख के किया है, यहाँ से हमारे पास बेस की वैल्यू 4 थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 थी, और यहाँ पे मैंने लिख दी है 3/4। तो ये आपका आंसर आ चुका है cot 5 का, ठीक है। तो cot 5 का आंसर आ गया है। इसके बाद अब नेक्स्ट वाले देखते हैं। अभी हमारे पास 6 हुए हैं, 4 रहते हैं, क्योंकि टोटल उसने 10 दिए थे आपको। अब इसके बाद है हमारे पास tan 5। तो tan 5 को भी आपने उसी तरह करना है। मैंने आपको बता दिया था tan किसके इक्वल होता है, हमारे पास tan इक्वल हो जाता है, थोड़ा सा सोचे, वीडियो को स्टॉप करके मुझे बताएं जिनको आता है। tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। मैं इसलिए राइट नहीं कर रही थी कि आप लोग मुझे खुद बताएंगे। तो जिन बच्चों ने बता दिया है वो तो बहुत अच्छी बात है। परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको सामने रखती हूँ, ये देखें हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, 3, और बेस की वैल्यू क्या थी, 4। तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे 3/4, ओके। तो इसको अब साइड पे करते हैं, 3/4 यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगी tan 5 की वैल्यू। अब इसके बाद है हमारे पास cos 5। तो कोसिकेंड 5, कोसिकेंड 5 की बात की जाए तो ये किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कोसिकेंड 5 हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास ये है 5, और परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया था 5 के लिहाज से हमारा जो परपेंडिकुलर बनता है वो ये है 3। तो आपने साथ साथ ध्यान रखना है, थीटा के लिहाज से नहीं देख लेना, ये 5 वाले हैं तो 5 के लिहाज से करेंगे। तो सेकेंड में हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस होता है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू ये है 5 और बेस की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये आ चुका है। इसके बाद cos 5 होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है 5। तो ये मैंने सारे लिख दिए हैं, आपने इनको तरतीब से कर लेना है और फिगर को देख के करना है। थीटा के सामने हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर होता है जो कि ये है।
अगर फाई की बात की जाए तो फाई के सामने परपेंडिकुलर ये होगा। आपने ये ध्यान रखना है और फिर ही क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। अब ये आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो बी वाला पार्ट था उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपने सेम उसी तरह करना है। पहले थीटा के लिहाज से देखना है। अगर थीटा के सामने दिखाया जाए तो ये है परपेंडिकुलर। अगर आप लोग 90 के सामने देखें तो ये हाइपोटेनस है और ये है हमारे पास बेस। अब इसी को देखते हुए आपने करना है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसको रट्टा लगा लें, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में यूज होनी है। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की वैल्यू देखेंगे तो वो आ रही है हमारे पास 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 17, तो वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। देन साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 8 ओवर 17। उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू है बेस ओवर हाइपोटेनस। इसको भी अच्छी तरह दिमाग में आपने बिठा लेना है, एक दो दफा प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएगा। चलते फिरते आप साइन कॉस और टैन की वैल्यूज को बोलते रहा करें फॉर्मूलाज को, तो देन आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 15 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू है आपके पास 17। तो 15 ओवर 17 हमने लिख लिया है, तो कॉस थीटा का आंसर आ गया 15 ओवर 17। यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की बात की जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की बात की जाए, यहाँ से आपने फिगर से देखते जाना है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 एंड बेस है हमारे पास 15। तो यहाँ से मैंने लिख लिया 8 ओवर 15 टेन थीटा की वैल्यू। इसी तरह जब आपने सेकेंड को करना है तो वो है वो है हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास 17 एंड बेस की वैल्यू है हमारे पास 15। ओके, तो वो आ चुका है 17 ओवर 15। देन आपने सेकेंड थीटा को देखना है, तो ये हमारे सेकेंड थीटा देखना है तो ये साइन का उल्ट होता है हमारे पास। वैसे तो साइन का उल्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपने हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर कर लेना है। तो ये है 17 और परपेंडिकुलर है 80। तो इन दोनों की वैल्यू लिख ली। इसके बाद कॉस फाई की बात, कॉट फाई की बात की जाए तो कॉट फाई होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 15 एंड उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 8। तो ये हमने उसी को लिख लिया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने इस तरह इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे पास ये फाई के लिहाज से देखा गया है। तो फाई को देखें तो फाई के सामने हमारे पास ये है परपेंडिकुलर। तो अब ये वैल्यू बेस की बजाय हो चुकी है परपेंडिकुलर की, क्योंकि फाई को हम देख रहे हैं। और साथ में आप लोगों ने देखना है इसकी हाइपोटेनस है और ये बन चुकी है बेस। जब आप फाई के लिहाज से देखते हैं तब ये दोनों उल्ट हो जाते हैं। बेस हमारे पास इधर आ जाती है और परपेंडिकुलर इधर आ जाता है। तो अब आपका आंसर आ चुका है 8 ओवर 15। इसके बाद टेन फाई की बात की जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ चुका है 15 एंड बेस हमारे पास आ चुकी है 8। तो ये 15 ओवर 8 हो गया है। उसी तरह कोसेकेंट फाई की बात की जाए तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है एंड परपेंडिकुलर हमारा अभी चेंज हो चुका है, वो है 15। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 17 ओवर 15। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड फाई की बात की जाए तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू है 17 और बेस की वैल्यू है हमारे पास 8। कॉस फाई, तो कॉस फाई को देखा जाए तो ये भी इसी तरह होगा। बेस की वैल्यू 8 है ये वाली एंड हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17। तो यहाँ पे हमने ये राइट करनी है। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे है हमारे पास सी वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको मैंने ट्राइंगल बना के दिखा दी है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे भी आपने सेम ध्यान रखना है। थीटा के सामने हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर एंड आपका 90 के सामने क्या होगा जी हाइपोटेनस, और जो रह गया है वो क्या है बेस। इनके नाम लिख के देन आप क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। ध्यान से वीडियो को देखें, अभी बैठे बैठे आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाने हैं और वीडियो को स्किप नहीं करना। जो जो चीज मैं पूछती हूँ साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करें और मुझे बताएं। साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपने रट्टा लगा के रखना है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने अभी आपको बता दिया है 5 है और बेस क्या है हमारे पास 12। ये मैंने बेस यहाँ से देके लिखी है और परपेंडिकुलर यहाँ से देके लिखी है। तो साइन थीटा का आंसर हमारे पास आ चुका है 5 ओवर 12। इसके बाद कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। यहाँ पे सी वाला हमारा क्वेश्चन है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, उसके बाद 90 डिग्री के सामने हमारे पास हाइपोटेनस होगा और ये है बेस। अब आप लोगों ने याद रखना है साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी है 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू 13। ये हमारे पास साइन थीटा का आंसर आ चुका है 5 ओवर 13। देन कॉस की बारी आ जाती है और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करें और मुझे बताएं। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, ठीक है। एंड बेस की वैल्यू यहाँ से देखें जो 12 आ रही है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से देखें तो 13 आ रही है, ठीक है।
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा cos थीटा का क्या आएगा जी 12/13। इसके बाद आप लोगों ने tan को करना है, तो tan के लिहाज से आपको मैंने tan का फॉर्मूला भी याद करवाया था। जिन बच्चों को याद है जल्दी से बताएं मुझे tan का फॉर्मूला क्या है। tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपने रट्टा लगा कर रखना है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं था ताकि आप लोग मुझे बता दें। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और आपने इसको याद करना है, तभी ये आपको याद होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है एंड बेस की वैल्यू क्या है 12। ये आप ऊपर से देख के लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं 5/12। देन आपने सेकंड को करना है, तो सेकंड किसका उल्ट होता है, ये कॉस का उल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू अगर 12/13 है तो ये उल्ट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा जी सेकंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओवर बेस एंड दैट 13/12 उल्ट हो जाएगा इसका। तो सेकंड थीटा का आंसर आ जाएगा 13/12। ओके। देन आपने क्या करना है, देन है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा भी हमारे पास किसका उल्ट होगा, साइन का उल्ट होगा। तो साइन 5/13 था तो ये आ जाएगा 13/5। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा जी 13/5। मैंने डायरेक्ट कर दिया, वैसे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका कोसिकेंट थीटा का। ये अब उल्ट हो चुका है, मैंने इसको कोसिकेंट पूरा नहीं लिखा, कोसिकेंट थीटा। उसके बाद कॉट की भी बात की जाए तो ये होता है हमारे पास कॉट फाई। तो फाई के लिहाज से आपने मेजर करना है, फाई के सामने हमारे पास होगा परपेंडिकुलर। तो जो बेस थी अब वो क्या बन चुका है, परपेंडिकुलर। और ये ठीक है, ये हाइपोटेनस है और ये रह गई अब हमारे पास बेस। अब ये थोड़े से चेंज हो जाते हैं क्योंकि अब हमने फाई के लिहाज से करना है। तो फाई के लिहाज से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। ओके। और ये इसी तरह आपने भी करना है, जब भी आप ये चेंज होंगे फौरन आपने वैल्यूज को चेंज कर लेना, ठीक है। तो कॉट फाई की बात की जाए तो फाई कॉट की वैल्यू होती है हमारे पास tan का उल्ट। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस था तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/12। तो ये मैंने लिख लिया है कॉट फाई इक्वल टू 5/12। इसी तरह बाकी भी आपने हल कर लेने हैं और उसी तरह हमने बाकी भी वैल्यूज कर ली हैं। tan फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस किया, वो आ गया 12/5। ये हम फाई के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है। कोसिकेंट फाई है हमारे पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर और ये है 13/12। उसी तरह सेकेंड फाई है, ये हाइपोटेनस ओवर बेस है तो आ जाएगा 13/5। और कॉस फाई होता है बेस ओवर हाइपोटेनस तो ये आ जाएगा 5/13। और ये सारे हमने जो किए हैं ये फाई के लिहाज से किए थे, जिसमें आपके साइन सारे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने थीटा और फाई दोनों के लिहाज से मेजर करना था एंगल्स को, और थीटा के लिहाज से हमने परपेंडिकुलर को देखा तो वो ये होता है एंड देन हम यहाँ पे इसको हाइपोटेनस और बेस कहते हैं। अगर फाई के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस और ये बेस है। इसी को जहन में रखते हुए आपने क्वेश्चन को हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सो ऑन आपको सारे नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।